नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन में सबसे पहली बात भागलपुर की, जहां के स्टेशन चौक पर मोबाइल चोरी के आरोप में एक शख्स की ऑटो चालकों ने जमकर पिटाई कर दी। ऑटो चालकों का यह आरोप था कि नौशाद नामक शख्स ने मोबाइल की चोरी की। जिस जगह की ये घटना है उसके पास ही पुलिस पिकेट भी मौजूद है, लेकिन पुलिस मौके पर वक्त रहते नहीं पहुंचती है। काफी लंबा वक्त पुलिस को इस दौरान यहां घटना स्थल पर पहुंचने में लग जाता है और भीड़ को वो वहां से हटाकर सिर्फ चलती बनती है। ये ड्यूटी पुलिस की तरफ से निभाई गई, जहां पर ऑटो चालकों ने चोरी के आरोप में एक शख्स की बेरहमी से पिटाई की। भाग रहा था गया में खाने के तेल में मिलावट के एक बड़े खेल का खुलासा किया गया है। कोतवाली थाना क्षेत्र में पुरानी गोदाम के बीचों बीच देखिए किस तरीके से गोरख धंधा चल रहा था। किसी को इसकी भनक तक नहीं थी। यहां पर सरसों के तेल और घी में मिलावट कर ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर इसे बेचा जा रहा था। लोगों की सेहत के साथ तो खुले तौर पर यह खिलवाड़ लगातार चल रहा था। पुलिस की छापेमारी में जब बड़ी संख्या में ब्रांडेड सरसों तेल के टीन, मिक्सचर मशीन, रैपर, पैकिंग करने की पंचिंग मशीन सहित बड़ी बड़ी कढ़ाइयां और डालडे के केन को बरामद किया जाता है, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। और पुलिस की टीम जब यहां पर छापेमारी करने पहुंची तो इस गोरख धंधे को देखकर उस टीम के भी होश उड़ गए। गोदाम में एक तरह से नकली तेल बनाने का प्लांट लगा हुआ था। पुलिस ने 240 टीन नकली खाद्य तेल के साथ 4 लोगों को यहां से गिरफ्तार कर लिया है। ये लोग ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर खुलेआम लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने का गोरख धंधा कर रहे थे और किसी को इन पर कोई शक नहीं हो रहा था। बहुत सारा तेल का ब्रांड है। ब्रांड का आपका वो कढ़ाई है, बड़ा सा मिक्सिंग करने के लिए डालडा है। बहुत तरह तरह के वो सब मिक्सिंग जो करता है उस तरह का सामान पाया गया है। कितने संख्या में ये है तो टीना बना हुआ है इसमें? करीब करीब 250 के करीब सभी भरा हुआ है। तेल भरा हुआ है, जैसे फॉर्चून का है, आपका साथी का है ब्रांड का। ये लेबल भी मिला है, बहुत सारा लेबल स्टिकर है। ब्रांडेड, हाँ, सील करने का सामान है। कितने लोग गिरफ्तारी या हिरासत में लिया गया? अब तो गिरफ्तारी अभी हुआ है 3-4 आदमी का। पूर्णिया से खबर, जहां पर नकली और अवैध खाद का कारोबार चल रहा था। मरंगा थाना की पुलिस ने एक ट्रक से 600 बोरा खाद को जब्त किया है। बोरियों पर इफ्को लिखा हुआ है, लेकिन ट्रक ड्राइवर के पास किसी तरह के कागजात नहीं थे। इसके मुताबिक खाद की सप्लाई गुलाब बाग में विशाल अग्रवाल को की जानी थी। विशाल पहले भी नकली खाद बनाने और बेचने के आरोप में जेल जा चुका है। प्रखंड कृषि पदाधिकारी ने कहा कि खाद का सैंपल लिया गया है और इसकी जांच कराई जाएगी। वहीं एसपी ने कहा कि जांच के बाद इस मामले में कड़ी कार्रवाई होगी। अभी तक जब तक सैंपलिंग इसका लेबोरेटरी में जब तक जांच नहीं हो जाएगी तब तक हम लोग इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएंगे। आगे क्या कार्रवाई की जाएगी सर? आगे तो इसका कार्रवाई पहले गिनती हो जाएगा, जो संबंधित है एफआईआर दर्ज हो जाएगी, उसके बाद सैंपलिंग के लिए लेबोरेटरी भेजा जाएगा। तो वहीं औरंगाबाद से खबर सामने आई, जहां सरकारी क्वार्टर से शराब की तस्करी का खुलासा हुआ है। पुलिस ने कोयल कॉलोनी के एक क्वार्टर में छापेमारी की, जहां से 194 लीटर देसी शराब को जब्त किया गया। साथ ही 2 धंधेबाजों को गिरफ्तार भी किया गया है। थानाध्यक्ष ने कहा कि खबर मिली थी, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई और खबर ये कि सरकारी क्वार्टर से शराब का कारोबार किया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई और सरकारी क्वार्टर से शराब के इस धंधे का पर्दाफाश किया गया। कर्मचारी थे, सेवानिवृत्त हुए हैं और ये बगल में ही क्वार्टर नंबर E28 में रहा करते हैं। और इसे 31 जो बहुत दिनों से खाली पड़ा था, इसी में ये लोग भी रह के शराब के कारोबार करने की सूचना मिली थी। इसी पर हम लोग आए
तो शराब की रिकवरी की गई है। टनाका कार्टून का काउंट किया जा रहा है। भागलपुर में करीब एक हफ्ते पहले दफनाए गए एक शव की शिनाख्त और पूरे मामले की जांच के लिए पुलिस ने कब्र खोदकर शव को निकाला है। बाईपास टीओपी के रिक्शा अड्डे में नहर के पास करीब एक हफ्ते पहले एक अनजान शख्स के शव को दफना दिया गया था, जिसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस ने जांच के लिए जेसीबी से खुदाई करा के शव को बाहर निकाला है। मृतक की पहचान और पूरे मामले की जांच में पुलिस फिलहाल जुटी हुई है। हालांकि इस मामले में पेंच भी फंसे हुए हैं। लोगों का यह आरोप है कि थानाध्यक्ष ने ही शव को यहां लाया था, लेकिन घटना की जांच में जुटे प्रशिक्षु डीएसपी इस पर जांच की बात कह रहे हैं। खुदाई के बाद एक अज्ञात बॉडी तो मिली है, जो लगभग काफ़ी पुराना हो चुका है। बॉडी पूरी तरह से डिकम्पोज हो गई है। ये कम से कम मेरे हिसाब से 7 से 10 दिन के आसपास का होगा। सर, थाना प्रभारी पर आरोप है कि वही बॉडी उठा के वहाँ से लाए और दफनाया गया उनके द्वारा। नहीं, इस तरह के आरोप कैसे लग सकते हैं? ये तो बॉडी मतलब सूचना के आधार पर अभी अज्ञात है, उसके बाद जो भी कार्रवाई होगा किया जाएगा। कोरोना संकट के बीच ब्लैक और व्हाइट फंगस ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। डॉक्टर का यह कहना है कि अगर समय पर जांच नहीं होती है तो मरीज की जान तक जा सकती है। पीएमसीएच के माइक्रोबायोलॉजी के विभाग अध्यक्ष से इस बारे में बात की हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। बिहार में ब्लैक फंगस के बाद व्हाइट फंगस ने एक बार फिर से कोविड मरीजों की परेशानी बढ़ा दी है। सीधे बात करेंगे पीएमसीएच के माइक्रोबायोलॉजी के एचओडी हमारे साथ हैं डॉक्टर एसएन सिंह, जिन्होंने पुष्टि की है। सर, क्या लग रहा है? ब्लैक फंगस तो पहले से खतरनाक है और लोग डरे समय हैं, अब व्हाइट फंगस भी आ गया है। क्या लक्षण है इसके और क्या खतरा इससे हो सकता है? दोनों फंगस जुड़वे भाई हैं, मगर कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत हमारे साथी पुराने रहे हैं और ये इनका साथ भविष्य में भी रहेगा। ऐसा नहीं है कि दोनों ख़त्म हो जाएंगे। ये तो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी के पार्ट हैं। ये सब जगह हैं, पानी में है, जो हम पानी पीते हैं फंगस चला जाता है, जो सांस लेते हैं वो हमारे लंग में चला जाता है, नाक में भी जाता है, जो हम खाते हैं उन लोगों के सहारे भी पेट में जाता है। कैसे मरीजों को व्हाइट फंगस का खतरा रहता है? क्योंकि वाइट फंगस और ब्लैक फंगस तभी खतरनाक होते हैं जबकि हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। स्टेरॉइड्स, बहुत लॉन्ग स्टेरॉइड्स थेरेपी पर हैं लोग, महीनों में स्टेरॉइड चल रहा है। ऑक्सीजन जिस तरह से अभी बाहर से लोग ले रहे हैं, खासकर उसको अगर ऑक्सीजन थेरेपी भी कहेंगे तो गलत नहीं होगा। तो ये जो आदत हो गई है बाहर से ऑक्सीजन लेने की, क्या लग रहा है कि ये भी एक कारण हो सकता है? बिल्कुल, क्योंकि ऑक्सीजन जो हम लोग लेते हैं तो उसमें अधिकतर में ह्यूमिडिफायर होता है, थोड़ा सा नमी जाने के लिए ह्यूमिडिफायर होता है, तो उसमें लोग टैप वाटर डाल देते हैं। तो टैप वाटर क्या है भाई, फंगस तो है ही उसमें। हम लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए कि उसमें प्योर वाटर डालें। प्योर मतलब कि स्टेरलाइज वाटर डालें। अगर आप स्टेरलाइज वाटर नहीं आपको है अवेलेबल तो गर्म पानी को खौला के ठंडा कर दें। उसको होगा कि भाई वाइट फंगस हो चाहे ब्लैक फंगस हो, दोनों के लिए टेस्ट तो कर रहे हैं आप। कोरोना मरीज के लिए रोज़ आप टेस्ट करते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, और डायबिटीज़ के लिए ब्लड शुगर करते हैं, फिर इलेक्ट्रोलाइट्स करते हैं। फिलहाल अभी टेस्टिंग कहीं सिस्टम है कि नहीं, कहीं कोई लैब है कि नहीं व्हाइट फंगस? खूब वाइट फंगस के लिए जितने माइक्रोबायोलॉजिस्ट के लैब हैं सबों में फंगल वो ब्लैक फंगस क्या है, हमारे जो खाद्य पदार्थ में भूआ लग जाता था वही है ब्लैक फंगस, वो हम लोग गलती से खा भी लेते थे। तो हमारे साथ पीएमसीएच माइक्रोबायोलॉजी के एचओडी डॉक्टर एसएन सिंह थे, जो पूरी तरह से जानकारी दे रहे थे। यानी ये ब्लैक फंगस के साथ साथ जो व्हाइट फंगस की पुष्टि हुई है, ये काफी खतरनाक और जानलेवा हो सकता है अगर समय पर जांच नहीं हो। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। हाल के दिनों में बिहार के सुदूरवर्ती कई इलाकों में कई खबरें जो है निकलकर सामने आई। इलाकों की अगर बात कर ली जाए, खासतौर से गांवों पर कोरोना का जांच नहीं किया जा रहा है, लोगों को बीमारी का पता नहीं चल पा रहा और काल के गाल में वो असमय ही समा जा रहे हैं। लेकिन दूर दराज की कौन कहे, पटना के ही ग्रामीण इलाकों में तस्वीरें जो है वो बेहद भयावह हैं। यहाँ के जमहारू इमामगंज पंचायत में देखिए कोरोना किस कदर से कोहराम मचा रहा है। गांव की आबादी जो है वो करीब 16,000 की है। एक महीने के भीतर 30 से ज्यादा लोगों की यहां पर मौत हो चुकी है।
लेकिन हैरानी की बात यह कि कोरोना की दूसरी लहर के कहर के बीच भी स्वास्थ्य विभाग की टीम इस गांव तक नहीं पहुंची, इस इलाके तक नहीं पहुंची, ना ही टीकाकरण ही यहां पर किया जा रहा है। कोरोना जांच हो रही है और ऐसे में लोग गांव के ही झोला छाप कोरोना की जांच अगर होती तो लोगों को इस बात की जानकारी हो पाती कि आखिर किस वजह से लोगों की मौत हो रही है, लेकिन वो जांच तक यहां नहीं की जा रही है। और लोगों के पास अगर कोई सहारा है तो सिर्फ गांव के झोला छाप डॉक्टरों का, और इन्हीं के भरोसे इन गांव के लोगों को छोड़ दिया गया है। इस गांव का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। हम इस वक्त आए हैं पटना के बॉर्डर पर। पटना और अरवल जिला का ये बॉर्डर इलाका है। जम्हारू इमामगंज पंचायत है, जहां की आबादी तकरीबन 16,000 बताई जाती है। यहाँ के लोग कोरोना से पीड़ित रहे हैं और पिछले 1 महीने में कई लोगों की मौतें हुई हैं। और हैरानी की बात है कि इन मौतों के बावजूद यहाँ पर लोगों का इलाज जो है वो नहीं हो पाया है। इलाज क्यों नहीं हो पाया है? इलाज मैसर ही नहीं है, डॉक्टर नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल है तो तबेला में बदला हुआ है। करीब 15-16 हजार आबादी है। 15-16 हजार। जी हाँ। सरकारी डॉक्टर कभी देखे हैं आते हुए इस गाँव में? कभी नहीं। सही बताइएगा। कभी नहीं देखे हैं सर। सरकारी हॉस्पिटल तो यहाँ है लेकिन यहाँ कभी आए नहीं है डॉक्टर। और तबेला बना हुआ है, उसमें भैंस गोरू बनाता है। कोरोना फैला हुआ पता है आपको? कोरोना तो फैलल है, पता है ना? करीब 30-40 गो यहाँ मर भी गए हैं लोग उससे, कोरोना से। जी हाँ। कोई स्वास्थ्य अधिकारी आया इस गाँव में? नहीं, मैंने कि जांच करने के लिए कभी यहाँ अथी लगता है, शिविर लगता है तो अगला साल लगा था। कुछ नहीं कुछ नहीं कहीं नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। पीड़ित है कि नहीं है? कौन इलाज कर रहा है? इलाज सब भगवान भरोसे हैं, लोकल जो डॉक्टर है उन्हीं के भरोसे हम लोग जी रहे हैं। झोला छाप डॉक्टर लोग। जी, अब जो कहिए वही हम लोग के लिए भगवान बने हुए हैं। अगर वो नहीं रहते तो यहाँ कम से कम अब तक सैकड़ों 200 लोगों की जान जा चुकी होती। बीमार है। यहाँ से हॉस्पिटल पालीगंज लगभग 20 किलोमीटर है और वहाँ पर रात के समय अगर कुछ हो जाता है तो जाते जाते इसी रास्ता में दम टूट जाता है। बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी कि रात में अगर तबीयत खराब हो जाए, 20 किलोमीटर दूर पालीगंज मंडल अस्पताल है, जाते ही लोग रास्ते में दम तोड़ देते हैं। स्वास्थ्य विभाग को भला क्यों नहीं सूझा आज तक इस गाँव में जहाँ की आबादी 16,000 है, कोरोना से लोग बीमार पड़ रहे। गाँव की आपको चिंता है लेकिन गाँव में क्या करना है इसकी आपको तनिक भी फिक्र नहीं है। जो लोग बता रहे हैं वो वाकई में चौंकाता है। कैसे जी रहे हैं आप लोग? जब यहाँ स्वास्थ्य सुविधा नहीं है तो कैसे जी रहे हैं? भगवान भरोसे ऊपर वाला का महिमा है, जी रहे हैं। अगर यहाँ के लोकल प्रैक्टिशनर जिसको लोग झोला छाप कहते हैं, अगर आज के डेट में वो नहीं रहते तो यहाँ से लाश ढोने वाला भी कोई नहीं मिलता। वो स्थिति इस पंचायत का रहता। आज भले उसको झोला छाप कहे चाहे बोड़ा छाप कहे, आज सरकारी हॉस्पिटल में जाइए, आज वही मेरे लिए भगवान बना हुआ है। और ये हाल तब है जब स्वास्थ्य को लेकर तमाम दावे किए जाते हैं। स्वास्थ्य मंत्री हो, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हो, तमाम दावे करते हैं कि कोरोना को लेकर सरकार चिंता कर रही है, स्वास्थ्य विभाग चिंता कर रहा है। और गांव के लोगों की जुबानी, यहाँ की जो कहानी है वो हमें चौंकाती है। तो भला आप समय रहते सचेत हो जाइए। और इस तस्वीर को दिखाने का मकसद यही है कि स्वास्थ्य विभाग के लोग समय रहते सचेत हो जाएं, क्योंकि हालात जो है वह वाकई में हमें सोचने को मजबूर करते हैं। अगर समय रहते गाँव के इन लोगों का इलाज नहीं होगा तो निश्चित तौर पर गांव में संक्रमितों की संख्या बढ़ेगी और साथ ही इसके साथ मौतों की भी संख्या बढ़ेगी। संजय कुमार, न्यूज़ 18, जम्हारू इमामगंज, पटना। कुछ और खबरों के साथ जल्द होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा। 66.9 crore viewers. India's largest news network. News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. पेश करते हैं आज की सुर्खियां। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से पटना में हो रहे निर्माण कार्यों पर काफी असर पड़ा है। एक तरफ कोरोना के कारण मजदूरों की कमी है, तो सामानों की आपूर्ति समय पर नहीं होने की वजह से निर्माण कार्य पर इसका सीधा असर है। इसके अलावा पिछले दिनों ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से सभी निर्माण एजेंसियों को ऑक्सीजन की सप्लाई रोक दी गई थी, जिस वजह से भी निर्माण कार्य धीमा हो गया। ऐसे में मीठापुर बस स्टैंड, फ्लाईओवर, करबेगैया चिरैयाटांड फ्लाईओवर के साथ साथ जीपीओ मीठापुर बस स्टैंड फ्लाईओवर का काम समय पर पूरा होने में मुश्किल हो सकती है। जायजा लिया हमारे सहयोगी साकेत कुमार ने। कोरोना के चलते एक बार फिर जो सरकारी काम थे, जो योजनाएं पटना में चल रही थी, विकास की योजनाएं, उस पर सीधा प्रभाव पड़ा है। अभी हम आपको दिखाते हैं, ये मीठापुर फ्लाईओवर का निर्माण यहाँ पर हो रहा है, आप देखिए। और इसका जो ये फ्लाईओवर है, इसका निर्माण इसी साल दिसंबर में हो जाना था, पूरा हो जाना था, लेकिन बावजूद इसके आप देखिए यहाँ पर अभी काम जो है वो 50% भी पूरा नहीं हो पाया है। नीचे अभी पाइलिंग का ही काम यहाँ पर चल रहा है, जबकि इसका जो कार्य अवधि है उसको बढ़ाया गया था। पिछले जो पहला वेव आया था कोरोना का, उसके बाद कई योजनाएं लंबित हो गई थी, उसके बाद फिर से उसको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, और फिर एक बार कोरोना का दूसरा वेव आया है और जिस तरह से लॉकडाउन लगा है, ऐसे में जो सरकारी कामकाज है वो सीधा प्रभावित हुआ है। और कई परियोजनाएं हैं, सिर्फ मीठापुर फ्लाईओवर ही नहीं, इसके अलावा चिरैयाटांड से लेकर जो करबेगैया तक बनने वाला ओवरब्रिज था, उसके बाद मीठापुर का जो फ्लाईओवर है, जिसमें कि यहाँ मीठापुर से फ्लाईओवर का ऊपर का हिस्सा बनना था, ये तमाम ऐसी विकास की परियोजनाएं हैं जो कि लंबित हो गई है, जिसका जो समय था निर्धारित, उस समय पर वो पूरा नहीं हो पाएगा। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह कोरोना का जो ये दूसरा वेव आया है, इस वजह से जो लॉकडाउन लगा है, तो मजदूरों की कमी है। और सबसे एक अहम बात जो बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन की कमी, चूंकि ऑक्सीजन जो इन परियोजनाओं में काम चल रहा था ऑक्सीजन का, वो ऑक्सीजन हॉस्पिटलों को दिया गया, क्योंकि वहाँ पर जान बचाना लोगों को ज़्यादा जरूरी था। तो ऐसे में जो वेल्डिंग का काम होता है, कटिंग का काम होता है, वो ऑक्सीजन के थ्रू ही होता है। तो ऑक्सीजन की कमी के कारण भी जो परियोजनाओं पर काम चल रहा था उसमें देरी हुई। तो निश्चित तौर पर जो विकास कार्य है वो सीधे तौर से कोरोना के इस दूसरे वेव के आने के बाद खासा प्रभावित हुआ है। साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
तो कोरोना में सरकारी निर्माण कार्यों की रफ्तार धीमी हो गई है। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन भी मानते हैं कि कोरोना संकट का आंशिक असर जरूर पड़ा है, लेकिन ये भी भरोसा जताते नजर आए कि सभी बड़े प्रोजेक्ट हैं और समय पर काम को पूरा करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। मुझे लगता है कि कोविड के कारण आंशिक असर तो जरूर हुआ है, लेकिन चूंकि बड़े प्रोजेक्ट सब हैं तो हम उसको टाइम बाउंड में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। कोशिश पूरी रहेगी कि सभी जो परियोजनाएं हैं वो अपने समय पर हाँ, पूरा प्रयास हम लोगों ने, चूंकि फर्स्ट राउंड जो समीक्षा किया है उस कोविड के जस्ट अभी जो चल रहा है पीरियड में, तो उसमें यही हम लोग को लगा है कि जो बड़े प्रोजेक्ट सब हैं आंशिक असर हुआ है, लेकिन टाइम बाउंड में हम लोग उसको कवर करने का पूरा प्रयास करेंगे। जम्मू में स्वास्थ्य महकमे की लापरवाही महामारी पर भारी पड़ रही है। सिविल सर्जन को यह मालूम नहीं कि पीएम केयर फंड से मिले 4 वेंटिलेटर आखिर रखे कहां हैं। जब उन्हें वेंटिलेटर के कैंटीन में रखे होने पर सवाल किया गया तो कहने लगे कि वेंटिलेटर तो वार्ड में इंस्टॉल किया हुआ है। देखिए इस आफत काल में तस्वीरें झूठ बोल रही हैं या नहीं सिविल सर्जन की जुबानी। नहीं, किचन में नहीं लगा, ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। लेकिन किचन में रखा हुआ है। नहीं, इंस्टॉल किया हुआ है, आपका कोविड वार्ड में इंस्टॉल किया हुआ है। किचन में रखा हुआ है, सर आप पता करवा दीजिए। 4 तो मैंने देखा है कि इंस्टॉल किया हुआ है। जब जिले का सबसे बड़ा स्वास्थ्य अधिकारी ही सफेद झूठ बोलने लगे, कैमरे में कैद तस्वीरों को सिरे से नकारने लगे और जनता को बरगलाने लगे, तो सिस्टम और सरकारी बाबुओं की ओर से लाई गई तबाही महामारी पर भारी पड़नी तय मानिए। संकट की जिस घड़ी में जिन वेंटिलेटर्स को कोविड वार्ड में होना चाहिए था, वो जमुई सदर अस्पताल के कैंटीन की शोभा बढ़ा रहे हैं। इसका जो टेक्नीशियन है वो नहीं आए, डॉक्टर की तैनाती नहीं हुई, इस हालात में इसका इस्तेमाल नहीं हुआ। निजी अस्पताल को देना था लेकिन कोई निजी अस्पताल तैयार नहीं हुआ। ऐसे में जो वेंटिलेटर है आप देख सकते हैं कि कहाँ पर रखा हुआ है, और सवाल उठता है कि अगर ये वेंटिलेटर का इस्तेमाल इस समय नहीं होगा तो कब होगा, और अगर नहीं हो रहा है तो इस तरह से कबाड़ खाना में, यूँ कहिए कि कबाड़ में, ये अस्पताल परिसर में जिस तरह से रखा हुआ है। सिविल सर्जन हमसे कैमरे पर महाझूठ बोलने की हिमाकत कर सकते हैं क्योंकि वे अपनी ही व्यवस्था से अनजान हैं, लेकिन वे उस कैंटीन के संचालक का मुंह कैसे बंद कराएंगे जहां पर पिछले साल से ही ये वेंटिलेटर्स रखे हुए हैं। नहीं, किचन में नहीं लगा, ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। लेकिन किचन में रखा हुआ है। नहीं, इंस्टॉल किया हुआ है, आपका कोविड वार्ड में इंस्टॉल किया हुआ है। किचन में रखा हुआ है, सर आप पता करवा दीजिए। 4 तो मैंने देखा है कि इंस्टॉल किया हुआ है। पिछले साल से ही रखा हुआ है जी। तो इसका इस्तेमाल होना चाहिए था ना। हम क्या बता सकते हैं सर? क्या करते हैं आप? हम यहाँ कैंटीन के देख रेख करते हैं। पिछले साल अगस्त में पीएम केयर फंड से जमुई सदर अस्पताल को 4 वेंटिलेटर दिए गए थे, लेकिन सभी को कैंटीन में कबाड़ होने के लिए छोड़ दिया गया और अब तक इन वेंटिलेटर्स के चालू नहीं होने के पीछे की दलील भी सिविल सर्जन से ही सुन लीजिए। वेंटिलेटर हमारे पास 6 है, लेकिन उसको चलाने के लिए एनेस्थेटिस्ट चाहिए जो हमारे यहाँ नहीं है। हम लोगों ने इसके लिए विज्ञापन भी निकाला था कि उसमें 3 जो है सो आपका एनेस्थेटिस्ट के बहाली के लिए, लेकिन संजोग से कोई नहीं आया। वाकई महान है जमुई के सिविल सर्जन और आपदा से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर उनकी तैयारी कि आफत काल में भी उन्हें एनेस्थेसिया का कोई एक्सपर्ट नहीं मिल पा रहा है। सिविल सर्जन का महाझूठ बताने के लिए काफी है कि जब वेंटिलेटर नहीं संभाल सकते तो वे जनता का खास ख्याल रखेंगे। जो लापरवाही वो सामने है कि स्वास्थ्य विभाग, जिला का जो स्वास्थ्य विभाग है, उस वेंटिलेटर को किस हाल में रखा है। भले टेक्नीशियन न मिले, डॉक्टर यहाँ पर न मिले, लेकिन इस वेंटिलेटर को तो संभाल के रखना चाहिए था। एक तो वेंटिलेटर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है और वेंटिलेटर जो मिला है उसका ये हाल बनाया जा रहा है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।